नरेंद्र मोदी का वर्चस्व किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में लगातार बढ़ता चला जा रहा है, उनका कद कैसे बढ़ता चला जा रहा है, आप इसका अंदाजा इस खबर के साथ ही लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों ने यह तय कर लिया है कि गुजरात में अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि एनडीए की सरकार बनती है केंद्र में, तो गुजरात में मंत्री कौन होगा, इसका चुनाव करेंगे खुद नरेंद्र मोदी। तो जाहिर सी बात है, अब इसके साथ ही यह बात स्पष्ट होती दिखाई दे रही कि भारतीय जनता पार्टी में दरअसल नरेंद्र मोदी का कद हर किसी से अब कहीं ज्यादा ऊपर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ गुजरात में नरेंद्र मोदी के लिए तैयारियां होती दिखाई दे रही हैं और उसके साथ साथ गुजरात में तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पहुंचे गांधीनगर, वहां पर मुलाकात की नरेंद्र मोदी से और आगे की रणनीति और किस पार्टी को शामिल किया जा सकता है, कैसे एक बहुत बड़ा विस्तृत एनडीए का गठजोड़ बनाया जा सकता है, एनडीए को कैसे और आगे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चाएं हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक भावभीनी विदाई दी जा रही है और इसके लिए एक रात्रि भोज का आयोजन किया गया है, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर यानी कि 10 जनपथ पर उसे आयोजित किया गया है। सरकार के साथ साथ तमाम सांसदों को वहां पर आमंत्रित किया गया है और तमाम लोग वहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक आखिरी विदाई देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें अभी आपके सामने किस तरीके से दोनों खेमे में अपने अपनी तरह की तैयारियां होती दिखाई दे रही हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है जिस पर आज हम लगातार चर्चा करते हैं, आपको दिन भर दिखाई दे और आज शाम उस पर जरा एक मजबूत एक आकार देने की कोशिश कर रहे हैं। एनडीए की सरकार अगर बनती है तो अगर ऐसी सूरत उत्पन्न होती है कि बिना किसी झिझक के एनडीए को सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो उसके लिए मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें शामिल किया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें लेकर नरेंद्र मोदी को आपत्ति हो सकती है, क्योंकि यह बात स्पष्ट होती जा रही है कि अगर मंत्रिमंडल का स्वरूप तय करना है तो उसमें सिर्फ एक व्यक्ति का आधिपत्य होगा और वो है नरेंद्र मोदी। इसके साथ साथ एक और बात बहुत आम होती जा रही है, भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि एनडीए का स्वरूप जो मौजूदा है उससे कहीं विस्तृत बनाना चाहिए, यानी कि एक वृहत एनडीए बनाने की बात की जा रही है। कौन कौन से ऐसे राजनीतिक दल हैं जिन्हें शामिल करने का या जिनके साथ सहयोग करने का मन बनाया जा रहा है, इस पर भी हम करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले जरा देखिए कि एक त्रिमूर्ति है जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी में लोगों को संशय है, आखिर इनका क्या किया जाए, इन तीन का क्या होगा भाई, देखिए रिपोर्ट। अगर बीजेपी की कमान नई पीढ़ी के हाथों में आएगी तो पुराने पुरोधाओं का क्या होगा। तमाम एग्जिट पोल भविष्यवाणी कर रहे हैं मोदी सरकार की। नतीजों से 2 दिन पहले ही बीजेपी में समीकरणों की सियासत तेज हो गई है। सबसे बड़ा सवाल है लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के सियासी भविष्य का। पीएम पद के लिए मोदी के ऐलान का विरोध कर चुके आडवाणी की मोदी सरकार में भूमिका क्या होगी। दिल्ली से गांधीनगर तक इस सवाल पर मंथन चल रहा है। इस समय मोदी ये प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, अगर ये आंकड़ा सही आता है तो उस सिचुएशन में आडवाणी जी की भूमिका क्या होगी। क्या उनको एनडीए का चेयरपर्सन बनाया जाएगा या फिर एनएसी की तर्ज पर जिस तरह सोनिया गांधी को यूपीए में बनाया गया था उस तरह से कोई एक पद दिया जा सकता है। देखिए, आडवाणी जी हम लोग के लिए वरिष्ठतम नेता है, अभिभावक है। उन्होंने पार्टी को इतना आगे बढ़ाया है, हम लोग सबको आगे बढ़ाया है, बहुत से नेताओं को आगे बढ़ाया है। तो उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन अभिभावक के रूप में तो हमेशा पार्टी चाहेगी और इस बारे में जो भी निर्णय करना होगा वो आडवाणी जी तय करेंगे और पार्टी के वरिष्ठ लोग तय करेंगे। खबर है कि आडवाणी नई सरकार में मोदी के अंडर में काम करने के इच्छुक नहीं है। ऐसे में उन्हें 16वीं लोकसभा का स्पीकर या एनडीए का संयोजक बनाया जा सकता है। आडवाणी जी के आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी को पूरी तरह से प्राप्त है। आडवाणी जी हमारे प्रेरणा स्रोत और अटल जी आडवाणी जी हमारे संस्थापक है। हम समय समय पर उनसे सलाह मशवरा करके निर्णय करते हैं और नरेंद्र मोदी भी करते हैं और राजनाथ सिंह जी भी करते हैं और इसलिए उनका सम्मान, उसकी सैंक्टिटी, ये हमारे लिए सवाल ही उठा, चर्चा का विषय नहीं है। आडवाणी की ही तरह पार्टी के दूसरे सबसे सीनियर नेता मुरली मनोहर जोशी को लेकर भी अटकलों का बाजार गर्म है। मोदी से जोशी की अदावत पुरानी है। मोदी को पीएम पद का दावेदार बनाने के फैसले का विरोध करने वालों में जोशी जी भी शामिल थे। चुनाव के दौरान भी जोशी जी ने मोदी लहर की जगह बीजेपी की लहर की बात की थी। मोदी के लिए जोशी को बनारस की अपनी जीती हुई सीट छोड़कर कानपुर की गंगा में आचमन करने को मजबूर होना पड़ा। सभी नेताओं के रोल का जहां तक प्रश्न है, मैं पार्टी की बैठक बुलाऊंगा, सारे वरिष्ठ नेता उसमें मौजूद होंगे और सारे वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श करने के बाद सबसे एक सवाल ये, इसे समय का ही खेल कहेंगे कि 2002 में गुजरात दंगों के बाद मोदी की कुर्सी बचाने के लिए आडवाणी ने ही वीटो किया था।
संघ के प्रचारक रहे नरेंद्र मोदी को मुख्य धारा की राजनीति में प्रवेश मुरली मनोहर जोशी की वजह से ही मिला था और आज इन दोनों ही दिग्गजों का राजनीतिक भविष्य मोदी के फैसले का मोहताज है। चुनाव के दौरान मोदी ने जोशी को बनारस छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, जबकि आडवाणी को मोदी ने गांधीनगर नहीं छोड़ने दिया। आडवाणी और जोशी के साथ ही अटकलें सुषमा स्वराज के भविष्य को लेकर भी लगाई जा रही हैं। सुषमा को भी मोदी विरोधी आडवाणी खेमे का ही माना जाता है, लेकिन मोदी सरकार में सुषमा की अहमियत क्या होगी, इसका अंदाजा बुधवार की सुबह लगा, जब पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ने सुषमा के घर जाकर उनसे मुलाकात की। राजनाथ जी और नितिन जी के मेरी मुलाकात के बारे में जो कयास लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत हैं। नितिन जी और राजनाथ जी मुझसे मिलने आए थे, ये केवल शिष्टाचार भेंट थी। चुनाव परिणामों से पहले हम सब एक दूसरे से मिलना चाहते थे। जब उन्हें ये पता चला कि मैं आज भोपाल जा रही हूँ और कल वहाँ नहीं होंगी, तो वो दोनों मिलने आ गए। दिल्ली में मंथन के बाद राजनाथ सिंह, अरुण जेटली और नितिन गडकरी ने मोदी से अहमदाबाद में जाकर मुलाकात की। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मुलाकात के दौरान मोदी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार के साथ ही पार्टी के इन तीनों ही बड़े नेताओं के भविष्य को लेकर भी चर्चा हुई। आडवाणी अटल सरकार में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से पीएम कैंडिडेट भी थे। लिहाजा आडवाणी के पास नई सरकार में स्पेस काफी कम नजर आ रहा है। ऐसे में बीजेपी आडवाणी को एनडीए चेयरपर्सन की जिम्मेदारी देकर सम्मान पूर्वक बीच का रास्ता निकाल सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार झा के साथ अमितेश सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। अब चाहे आप इसे ये कहें कि मिट्टी की हांडी अभी चढ़ी नहीं, लेकिन उससे पहले ही उसमें तमाम लोग अपने अपने स्वाद को चखने लगे हैं, या फिर आप ये कहें कि अभी एनडीए तो सरकार बना तो ले, उसके बाद बात करें कि मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भीतर जिस तरीके से कवायद लगातार चल रही है, उससे एक बात स्पष्ट है, हर कोई अपनी गोटी, हर कोई अपनी सेटिंग सही कर लेना चाहता है। क्योंकि इस पार्टी में फिलहाल जैसा प्रतीत होता दिखाई दे रहा है, जैसा कि अभी ब्रेकिंग न्यूज हमने आपके सामने पेश किया, एक व्यक्ति है जो सब कुछ तय करता दिखाई दे रहा है। कौन कहां कैसे बैठेगा? नरेंद्र मोदी, इसके अलावा कोई और नाम सामने आता नहीं है। आइए इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कुरबान अली साहब मौजूद हैं, बीजेपी से श्रीकांत शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस से मीम अफजल साहब हमारे साथ हैं और आम आदमी पार्टी से सौरभ भारद्वाज जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुरुआत कुरबान जी मैं आपसे करूंगा, अगर हम इन त्रिदेव की बात करें, खास करके इसमें लालकृष्ण आडवाणी जी की बात करें, सबसे वरिष्ठ नेताओं में से इन्हें कहा जा सकता है, और जाहिर सी बात है अब उनके लिए सरकार में जगह क्या बच सकती है, क्योंकि अटकलें बड़ी आम हैं। खास करके जो उनके करीबी हैं वो चाहते हैं कि किसी न तरह से एक अच्छा सम्मानजनक ओहदा उन्हें दिया जाए, लेकिन क्या वाकई में ऐसा कोई ओहदा बचा है उनके लिए? देखिए अजय जी, पहले तो मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपसे कहूं कि ये जो एग्जिट पोल के आधार पे आप चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, उससे मैं सहमत नहीं हूं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार बनाने जा रही है, ऐसी परिस्थिति में क्योंकि अगर सरकार बनती है जी तो ये कवायदें चल रही हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि नरेंद्र मोदी ने अब बीजेपी में वो कद हासिल कर लिया है जो एक जमाने में इंदिरा गांधी का कांग्रेस पार्टी में होता था, और जब डीके बरुआ ने कहा था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, तो अब मोदी इज बीजेपी एंड बीजेपी इज मोदी। ये तो आपको चुनाव प्रचार के दौरान स्पष्ट हो गया कि कहीं भी बीजेपी सरकार दिखा हुआ नहीं आया, मोदी सरकार आया। और अभी गुजरात के बारे में भी बीजेपी और संघ ने यह फैसला कर लिया है कि जिसे वो नॉमिनेट करेंगे वो गुजरात का मुख्यमंत्री होगा अगर वो दिल्ली आते हैं तो जी। तो और एक चीज खबर आई है आरएसएस के दफ्तर से कि साहब 70 साल से ऊपर के लोगों को संघ नहीं चाहता कि वो प्रस्तावित नए मंत्रिमंडल में शामिल हों। तो अगर 70 साल की शर्त लग जाएगी तो उसमें आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी दोनों का रास्ता साफ हो जाएगा जी। अब बचते हैं दो विकल्प, एक लोकसभा का अध्यक्ष हो सकता है, दूसरा एनएसी का चेयरमैन हो सकता है। एनएसी के चेयरमैन की हमेशा एनडीए ने मुखालफत की है और सोनिया गांधी को दूसरा पैरेलल एक सत्ता का केंद्र बताया था। अगर वही करते हैं तो फिर उसी गलती को दोहराएंगे जिसके लिए वो यूपीए की आलोचना करते थे। तो ये स्थिति बनकर के सामने आ रही है। नरेंद्र मोदी का मंत्रिमंडल किस तरह का होगा उसकी अभी मैं कल्पना नहीं कर पाता हूं, क्योंकि जिस तरह से टिकट के बंटवारे में उन्होंने बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं को धराशायी किया और बाहर का रास्ता दिखाया, उसके बाद वो किसे रखेंगे और किसे निकालेंगे ये लाख टके का सवाल, उनके अलावा कोई नहीं जान सकेगा। श्रीकांत जी, जाहिर सी बात है इससे पहले कि विपक्ष आपके ऊपर हमला बोले, भैया अभी मैं एक बार फिर अपने दर्शकों के सामने इस बात को स्पष्ट कर दूं, तमाम एग्जिट पोल जो आ रहे हैं उसके आधार पर अगर मान लीजिए कि ऐसी संभावनाएं बनती हैं कि 16 तारीख के बाद एनडीए बहुमत में आती हुई दिखाई देती है और अपनी सरकार बनाती है, तब ये तमाम बातें सही होती दिखाई दे सकती हैं, जिसमें कि प्रस्तावित मंत्रिमंडल की चर्चा हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में से लेकर सुगबगाहट है। श्रीकांत जी,
अब ऐसे में जरा ये बताइए कि आप लोग लालकृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी और सुषमा जी का क्या कीजिएगा? बड़ी दिक्कत हो जाएगी भाई। अजय कुमार जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और लंबे समय से आप इन सब पॉलिटिकल पार्टियों को कवर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है कि चुनाव से पहले, चुनाव के बीच में और अब इस तरह की मीडिया में खबरों का आना, अपनी अपनी अटकलें लगाना। लेकिन हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं, बड़ी पार्टी है, लोकतांत्रिक रूप से हमारे यहाँ निर्णय होते हैं, चर्चाएं होती हैं, लोग अपनी बात कहते हैं, उसके आधार पर पार्टी आगे का कार्यक्रम तय करती है जी। और जो अभी मैं सुन रहा हूं आपके यहाँ कि कौन क्या बनेगा, कैसे होगा, हम एक्चुअल पोल में विश्वास करते हैं। मेरे जैसे तमाम लोग पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि 16 तारीख को परिणाम भाजपा एनडीए के पक्ष में आएंगे, हमारी सरकार बनेगी जी, पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक होगी, आगे के कार्यक्रम तय होंगे और जो भी अटकलें आपके यहाँ चल रही हैं, श्रीमती सुषमा स्वराज ने एकदम स्पष्ट रूप से कहा, माननीय आडवाणी जी की, माननीय जोशी जी की क्या भूमिका रहेगी, पार्टी स्वयं तय करेगी, पार्टी का पार्लियामेंट बोर्ड तय करेगा। श्रीकांत जी, देखिए हम लोग दोनों राजनीति को बहुत अच्छे से जानते हैं, आप भी लगातार इसमें सक्रिय रहे हैं और मैं जरा कवर करता रहा हूं कुछ एक अरसे से, तो थोड़ा बहुत मुझे भी अंदाजा है। आप अच्छे से जानते हैं कि जब तक सुगबुगाहट नहीं होती है, जब तक धुआं नहीं होता, माफ कीजिए, जब तक आग नहीं लगती तब तक धुआं नहीं दिखता। सुषमा जी को क्या जरूरत थी स्पष्टीकरण देने की? अगर मान लीजिए कि ऐसी बातें नहीं होती, अगर मान लीजिए कि ये बातें नहीं होती कि वो जरा नाराज चल रही हैं, तो क्या उनके घर पर दो नेताओं का जाना अपने आप में खबर बन जाती? वहां पर कैमरे अपने आप तो नहीं पहुंचे ना श्रीकांत जी। जाहिर सी बात है आपकी पार्टी के लोग चाहते हैं कि इस तरह की अटकलें जरा गर्म रहें। अब ये तो है, अब क्या किया जाए, हम लोग का काम है आपको फॉलो करना। देखिए, सुषमा जी ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है कि उनका कार्यक्रम आज का भोपाल का था जी, बाकी लोगों को वहां जाना था, तो उनसे पहले माननीय अध्यक्ष जी का उनसे मिलना, नितिन जी से उनसे मिलना जरूरी था कि भाई वहां मिलने जा रहे हैं तो एक बार सुषमा जी से मिलकर वहां जाएंगे। बहुत स्पष्ट रूप से सुषमा जी ने उसको स्पष्ट किया है और स्पष्टीकरण इसलिए देना पड़ा कि आपके यहां मीडिया में खबरें चलती हैं जी, खबरें लगातार चलती रहे तो आप कहें जी आपने अगर कहीं दिक्कत नहीं थी तो आपने स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया? पहले आप खबर चलाते हैं फिर स्पष्टीकरण, तो हमारी मजबूरी होती है आपको देना, नहीं तो शाम तक बड़ी खबर बन जाती है। चलिए, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं आपके माध्यम से देश को, हमारे यहाँ कोई दिक्कत किसी भी तरीके की नहीं है। 16 तारीख के परिणाम आने दीजिए, उसके बाद 17 तारीख को हम अपना पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक होगी, उसका समय आपको बताएंगे। बिल्कुल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देश ने एक भरोसे के लिए, एक विश्वास के साथ, एक नई मीम अफजल साहब के साथ, श्रीकांत जी आपकी बातों को सुनकर मीम अफजल साहब उतनी देर से इतने हंसे जा रहे कि मैं क्या बताऊं। अब आप उनको देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम लोग देख रहे हैं, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं। मीम साहब क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, इसमें अहम बात यह है कि जो आपने सवाल उठाया है वो बहुत अहम है। सुषमा जी को, नितिन गडकरी जी को और राजनाथ जी को, ये दो लोग वो हैं जो इनमें से एक पहले प्रेसिडेंट थे और एक इस वक्त प्रेसिडेंट हैं, और उन दोनों का सुषमा जी बहुत सीनियर लीडर है, इसमें कोई शक नहीं जी। लेकिन पार्टी का एक तरीका होता है, एक डिसिप्लिन होता है। प्रेसिडेंट से लोग मिलने आते हैं जी, प्रेसिडेंट खुद किसी से मिलने नहीं जाता। भारतीय जनता पार्टी के पहले साबिक प्रेसिडेंट और मौजूदा प्रेसिडेंट दोनों उनके पास गए जी, और जाहिर है कि वहां पर पहले से अखबार वालों का भी जमावड़ा था और कैमरे भी लगे हुए थे जी। तो कहीं साहब माफी चाहूंगा आपसे, एक मिनट माफी चाहूंगा, ये परंपरा कांग्रेस में, भाजपा में नहीं है, माफ करिएगा। मैं माफी चाहूंगा आपको। तो हम देख रहे हैं कि जैसे मोदी जी के पास सब जा रहे हैं मिलने के लिए लाइन लगा करके, तो ये सोनिया गांधी जी की तरह हमारी पार्टी नहीं चलती। कह रहा हूं, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, जो ये नई परंपरा लोकतंत्र है, इससे पता लग रहा है, नहीं, लोकतंत्र में डिसिप्लिन नाम की एक चीज होती है। प्रेसिडेंट सबसे जाकर के नहीं मिला करता है, प्रेसिडेंट से मिलने के लिए आते हैं। हमारे देश में जिस भी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, आप बताइए, प्रेसिडेंट कभी अपने सबॉर्डिनेट से या अपने वर्करों से जाकर के उनके घरों पर मिलता है, बशर्ते कि कोई हादसा ना हो जाए। अगर कोई हादसा हुआ है तो यकीनन जाते हैं, अनुशासनहीन, लेकिन आम हालात में प्रेसिडेंट से मिलने आते हैं और सियासी अनुशासनहीन पार्टी जाना पड़ता है। अनुशासनहीन पार्टी के प्रवक्ता के रूप में आप यहां बैठे हैं, जिस पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
एक चुनी हुई कैबिनेट के एक ऑर्डिनेंस को फाड़ दे और उसको नॉनसेंस कहे, कम से कम आपको अनुशासन की बात करना मीम अफजल साहब शोभा नहीं देता।